गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले अपन ने हेमोस्टेसिस का यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा स्पीकर बंद हो गया था, उसके कारण से क्लास रुक गई थी। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, जब चोट लगने से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड ब्लड निकलने लगता है उसको बोला जाता है हेमरेज या फिर उसको बोला जाता है ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे जो रुक जाता है उसको बोला जाता है हेमोस्टेसिस। ठीक है, जो सामान्य समय होता है ब्लीडिंग का जो 6 से 10 मिनट होता है, लेकिन 6 से 10 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज है। इसके जानने के लिए अपन क्या करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे रक्त स्तंभ या फिर उसको बोला जाता है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस जो है, हीमोस्टेसिस 3 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा था जैसे वस्कुलर कंस्ट्रक्शन, वस्कुलर कंस्ट्रक्शन देखा था। सेकेंड जो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और थर्ड नंबर का जो देखा था अपन ने, क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड कैसे जमता है इसके बारे में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अपन यहाँ तक देखा। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि वस्कुलर कंस्ट्रक्शन, ये है फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, ये है वस्कुलर रिस्पॉन्स या फिर वस्कुलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब अपन यहाँ तक कल देखा था, अगली क्लास मतलब पिछली वाली क्लास में देखा था। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे बना देता है इस तरह से, ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ दी, मतलब ये क्या है, चोट लगी। आघात पहुंचने या चोट लग जाने से तुरंत प्रक्रिया होने के परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियां संकुचित हो जाती है। यानी कि जैसे ही क्या होगा, चोट लगती है, जैसे ही चोट लगती तो ये जो है ना, ब्लड वेसल्स ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी संकुचित हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाने से क्या होगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जो ब्लीडिंग हो रही है यानी कि जो ब्लड निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, चोट लगने वाला स्थान पर प्लेटलेट एकत्रित होकर रक्त वाहिनी भित्ति से चिपक जाती है। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड नंबर का प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें जो है ना, चोट लगने वाले स्थान पे क्या होता है, जो प्लेटलेट है वो सभी आके क्या होती है, चिपकने लगती है। ठीक है, ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये सेकेंड नंबर का पॉइंट। चोट लगने वाले स्थान पर प्लेटलेट एकत्रित होकर रक्त वाहिनी भित्ति से चिपक जाती है और उसके बाद प्लेटलेट के समूह के चारों ओर फाइब्रिन जमा हो जाता है। फाइब्रिन से प्लेटलेट आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये जो प्लेटलेट चिपक गई है, ठीक है, स्टिक हो गए हैं, इसके चारों ओर एक पदार्थ जुड़ जाता है, उसका नाम होता है फाइब्रिन। क्या होता है, फाइब्रिन जुड़ जाता है। और फाइब्रिन के द्वारा क्या हो जाती है, प्लेटलेट, सभी प्लेटलेट आपस में जुड़ जाती है। और चोट लगने वाले स्थान पर रक्त वाहिनी में प्लेटलेट की डोट लग जाती है, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पे फाइब्रिन के द्वारा पूरी प्लेटलेट क्या हो गई, चिपक गई। और चिपकने से क्या होगा, यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आगे अपन देखते हैं रक्त स्कंदन या फिर ब्लड कोगुलेशन या थक्का या फिर क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर का देखते हैं। परिसंचरण करते हुए परिसंचरण करते हुए प्लाज्मा तथा रक्त वाहिनी के चारों ओर के ऊतकों में कुल 13 स्कंदन कारक अनेक कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। जब क्या है कि जब इस तरह से ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग हो रही होती है, तो क्या होता है कि इसमें टोटल कितने कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, 13, 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। इनको अपन क्या करेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, होते हैं जिनमें से 6 नंबर का पहले पता नहीं था, परंतु अब इसे वही माना गया जो कारक नंबर फिफ्थ है। देखना, सब पहले क्या था कि 6 नंबर का जो कोगुलेशन फैक्टर था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी जो है 6 नंबर को फिफ्थ नंबर के कोगुलेशन फैक्टर की तरह क्या गया, माना गया है। ठीक है, ये स्कंदन कारक सामान्य दशा में एक निष्क्रिय रूप में रक्त परिसंचरण में विद्यमान रहते हैं, जो रक्त स्राव हो जाने पर स्कंदन की क्रिया को शुरू करने एवं पूर्ण करने के लिए शीघ्र ही सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो है कोगुलेशन फैक्टर है, 13 कोगुलेशन फैक्टर है। जब ब्लीडिंग हो, सॉरी, जब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो सामान्य दशा में
ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से सर्कुलेट करते रहता है ब्लड के अंदर। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ब्लड वेसल्स में चोट लगती है, ठीक है, चोट लगने से क्या होगा, तुरंत ही ये जो जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, रक्त स्कंदन कारक फर्स्ट से 13 तक 13 होते हैं। निम्न तालिका में प्रत्येक कारक के सामने उसे पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं। मतलब ये जो है कोगुलेशन फैक्टर है, फर्स्ट से लेकर 13 तक होते हैं। टोटल कितना होते हैं, 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नीचे तालिका यानी कि अगली स्लाइड में दिया गया है कि प्रायवाची शब्द सहित। ठीक है, प्रायवाची शब्द सहित दिया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फोर्थ नंबर में। इस तरह से ये सभी के सभी क्या है, कोगुलेशन फैक्टर है। ठीक है, इसके बारे में एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है फाइब्रिनोजन। ठीक है, सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड है उत्तक यानी कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। फोर्थ नंबर का है कैल्शियम। फिफ्थ नंबर का प्रोक्सिलेरिन या फिर लेबाइल फैक्टर। सिक्स नंबर का पता नहीं था, लेकिन सिक्स नंबर को फिफ्थ यानी कि पांचवें नंबर की तरह माना गया। सेवेंथ नंबर का है स्थायी कारक, स्टेबल फैक्टर, जिसे सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर या फिर एसपीसीए भी कहा जाता है। ठीक है, एट्थ नंबर का है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एट्थ नंबर का है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ नंबर का है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इससे शॉर्टकट में बोला जाता है पीटीसी या फिर क्रिसमस फैक्टर। 10वें नंबर का है स्टुअर्ट फैक्टर या फिर पार फैक्टर। 11वें नंबर का 11th नंबर का है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लाइन प्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट शॉर्टकट में बोला जाता है पीटीए। 12th नंबर का है सतह या स्पर्श कारक, अथवा इसको बोला जाता है हेजमैन फैक्टर। फाइब्रिन स्थिर कारक, 13 नंबर का है फाइब्रिन स्थिर कारक या फिर फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर। इस तरह से टोटल 13 फैक्टर होते हैं। इस तरह से जो है 13 फैक्टर रहते हैं। ये सभी के सभी फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या करते हैं, बहुत ब्लड कोगुलेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि इन कोगुलेशन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज होती है, कहीं ना कहीं असामान्य हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या हो जाता है, जो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता था, अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक के बारे में जान लेंगे कि कौन एक्सटेंसिक है, कौन इंट्रिंसिक फैक्टर है, कब काम करता है, कब कौन नहीं करता है, ये सभी चीजें क्या करेंगे अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अगले नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इस तरह से अब देखना, आगे देखते हैं। प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं जिनकी रक्त वाहिनी में डोट लग जाने से रक्त स्राव बंद हो जाता है, परंतु इन्हें स्कंदन कारकों की सूची में समाविष्ट नहीं किया गया। देखना, प्लेटलेट के कारण जो है, प्लेटलेट के कारण यानी कि प्लेटलेट से क्या होता है कि ब्लीडिंग रुकती है। ठीक है, ब्लीडिंग रुकती है, स्टॉप होती है। लेकिन प्लेटलेट को जो है, प्लेटलेट को कोगुलेशन फैक्टर में नहीं रखा गया है। ठीक है, प्लेटलेट को कोगुलेशन फैक्टर के अंदर नहीं रखा गया है। प्लेटलेट से कुछ फैक्टर्स भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट से क्या होते हैं, कुछ फैक्टर भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्लेटलेट को क्या गया है, कोगुलेशन फैक्टर के अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, आगे देखते अपन, इन्हें स्कंदन कारकों की सूची में समाविष्ट नहीं किया गया। इनसे कुछ कारक भी मुक्त होते हैं, यानी कि प्लेटलेट से क्या होते हैं, कुछ फैक्टर उत्पन्न होते हैं, मुक्त होते हैं, जो जमने की क्रिया में मदद करते हैं। सामान्य ताजे प्लाज्मा में उपरोक्त तालिका के सभी स्कंदन कारक मौजूद रहते हैं, केवल कारक और तथा कैल्शियम नहीं होता है। अब देखना, अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जैसे होता है प्लाज्मा या फिर ब्लड। ठीक है, ताजे ब्लड यानी कि फ्रेश ब्लड के अंदर, फ्रेश प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि जितने भी कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जितने भी कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, सभी मौजूद होते हैं।
ताजे प्लाज्मा के अंदर जितने भी कोगुलेशन फैक्टर है सभी मौजूद होते हैं, 13 कोगुलेशन फैक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो फोर्थ नंबर का फैक्टर है, ठीक है, फोर्थ नंबर का फैक्टर है, फोर्थ नंबर का कौन सा फैक्टर होता है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है ये मौजूद नहीं होता है। क्यों नहीं मौजूद होता है? क्योंकि जैसे ही अपन क्या करते हैं, ब्लड ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देते हैं, तो एंटीकोगुलेंट मिक्स करने से क्या होता है कि जो कैल्शियम इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और कैल्शियम अलग हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। बात समझ में? ठीक है, फिर से समझ लो कि जो फ्रेश प्लाज्मा होता है, ठीक है, फ्रेश प्लाज्मा होता है, उसमें इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखना, कोगुलेशन फैक्टर कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं, 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। 13 में से सभी के सभी क्या होते हैं, फ्रेश प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देंगे, ठीक है, एंटीकोगुलेंट मिक्स करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम कोगुलेशन फैक्टर है जो फोर्थ नंबर का होता है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, जब अलग हो जाता है तो ये जो फ्रेश प्लाज्मा, जो फ्रेश ब्लड है वो क्या होगा, क्लट नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा पाना है। जो उपरोक्त तालिका के सभी स्कंदन कारक कोगुलेशन फैक्टर मौजूद होते हैं, केवल कारक फोर्थ अर्थात कैल्शियम नहीं होता है, जो स्कंदन रोधी को रक्तों में मिलाने से अलग हो जाता है। इस प्रकार कैल्शियम मिलाने से कुछ ही सेकंड में सामान्य प्लाज्मा क्लॉट बन जाएगा। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे कैल्शियम मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से जम जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम है ना वो क्या करता है, प्लाज्मा यानी कि ब्लड को जमाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि यानी कि कोगुलेशन ब्लड कैसे होता है। ठीक है, इसमें से जो है ना, इसको ये 3 अवस्थाएं में होता है, 3 स्टेप में कोगुलेट होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति। सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना, प्रोथ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना। ठीक है, और थर्ड नंबर का है फाइब्रिनोजेन से, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का बनना, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का बनना। इस तरह से ब्लड कोगुलेट होता है 3 स्टेप में। ठीक है, ये लिखा अपन ने रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। फर्स्ट तो लिखा है इसमें से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति, सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना, थर्ड नंबर का है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन क्लोट का बनना। ये अवस्था एक के बाद एक होती रहती है। ठीक है, अपन एक एक के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इस तरह से अपन आगे देखते हैं। पहली अवस्था, प्रथम अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था में क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिक की उत्पत्ति। ठीक है, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिक की उत्पत्ति कैसे होती, ये देखते अपन। फर्स्ट है, पहली अवस्था है प्लाज्मा प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिक की उत्पत्ति, प्लाज्मा
थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की उत्पत्ति कैसे होती है ये देखते हैं। देखना, उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू एक्सट्रैक्ट है, ये है कारक यानी कि फैक्टर नंबर थर्ड है। ठीक है, ये है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर इसको बोला जाता है टिश्यू एक्सट्रैक्ट, टिश्यू एक्सट्रैक्ट, टिश्यू एक्सट्रैक्ट। ये है कौन सा कार फैक्टर नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर का है। ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू एक्सट्रैक्टर ये है फैक्टर थर्ड रक्तवाहिनी से बाहर स्थित रहता है, जो चोट लगने वाले स्थान से रक्तवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। अब देखना, जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे रक्तवाहिनी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना फैक्टर नंबर थर्ड है, फैक्टर नंबर थर्ड है, जो क्या होता है इस ब्लड वेसल से क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, ब्लड वेसल से क्या होता है, बाहर होता है। जैसे ही क्या होता है, ब्लड वेसल्स को जैसे ही चोट लगती है, तो चोट लगने के साथ ही क्या हो जाता है, जो फैक्टर नंबर थर्ड वो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाता है। इतना समझ में आया। ठीक है, रक्तवाहिनी से बाहर स्थित रहता है, जो चोट लगने वाला स्थान से रक्तवाहिनी में प्रवेश कर जाता है, यानी कि ये जो फैक्टर नंबर थर्ड है, ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर होता है। फैक्टर नंबर थर्ड मतलब होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू एक्सट्रैक्ट, जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स से बाहर होता है। जैसे ही क्या होता है, ब्लड वेसल्स को जैसे ही चोट लगती है, वैसे ही क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर चल जाता है। कितना समझ पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो चोट लगने वाले स्थान से रक्तवाहिनी में प्रवेश कर जाता है और स्थायी कारक स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर 7 नंबर यानी कि सेवंथ नंबर, तथा कैल्शियम, तथा कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 के साथ संयुक्त हो जाता है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते फिर उसको समझते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बाहर क्या होता है, कौन सा कोगुलेशन फैक्टर होता है, कोगुलेशन फैक्टर थर्ड। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर थर्ड जो है उत्तक थर्मोप्लास्टी या फिर टिश्यू एक्सट्रैक्ट जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर होता है। जैसे ही ब्लड वेसल को चोट लगती है, वैसे ही क्या हो जाता है, जो थर्ड नंबर का कोगुलेशन फैक्टर जो है क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाता है। जैसे ब्लड के अंदर चले जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, पहले परस हो जाता है और स्थायी कारक स्टेबल फैक्टर 7 तथा कैल्शियम फैक्टर कारक के साथ संयुक्त हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो है कौन से फैक्टर है, सेवेंथ, बाकी दूसरे भी सभी फैक्टर क्या है इसके अंदर सर्कुलेट करते रहे। जैसे ही ये टिश्यू एक्टर थर्ड नंबर का फैक्टर अंदर जाता है और किससे जुड़ जाता है, सेवंथ नंबर के कोगुलेशन फैक्टर से, एस पी सी ए, और फोर्थ ये कौन सा नंबर है, सेवंथ नंबर का है, और किससे, फोर्थ नंबर के कोगुलेशन फैक्टर से क्या हो जाता है, जाके जुड़ जाता है, कैल्शियम होता है। बात समझ में आई इतनी। एक इसका नाम है सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जर एक्सीलरेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये कौन कौन से फैक्टर है, सेवंथ नंबर फोर्थ नंबर का। ठीक है, साथ संयुक्त हो जाता है, रक्तवाहिनी से बाहर उत्पन्न होने के कारण इससे बाह्य तंत्र या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के रूप में बताया गया है, जिसमें इसके अंदर आने की कोगुलेशन फैक्टर थर्ड, ठीक है, और फोर्थ तथा सेवंथ का समावेश है। ठीक है, अब इसमें देखना, ये जो है फर्स्ट वाला क्या हुआ, ये जो थर्ड नंबर कारक क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, तो वो अंदर जाके कोगुलेशन फैक्टर 7 और कोगुलेशन फैक्टर कोगुलेशन फैक्टर 7 और कोगुलेशन फैक्टर 4 के साथ जाते जाके जुड़ जाता है, कौन सा वाला, थर्ड नंबर वाला। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रक्तवाहिनी से बाहर उत्पन्न होने के कारण इसे बाहर इंट्रिंसिक फैक्टर के रूप में बताया गया है। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर थर्ड, ठीक है, फोर्थ और सेवंथ, ये इनको क्या गया था, सभी को क्या बोला जाता है, इनको एक्सट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर।
ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लड वेसल्स के बाहर पर्जन होते हैं। ब्लड वेसल्स के बाहर पर्जन होने के कारण इन्हें कारक नंबर थर्ड, कारक नंबर फोर्थ और कारक नंबर यानी कि फैक्टर नंबर 7, इन सभी को क्या किया गया है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर रखा गया है। इतना समझ में आया? ठीक है, ये सभी के सभी एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, यानी कि फोर्थ, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और सेवंथ नंबर, ये सभी के सभी क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। बात समझ में आई क्यों? ठीक है, अब धन्यवाद। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे। ये अपन ने पढ़ ली पहली अवस्था, फिर अपन पढ़ेंगे सेकेंड अवस्था, ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे थर्ड अवस्था। इस तरह से क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद हमारे एमएमएलटी शिक्षा परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे।